नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फ्लोर पर किसका जोर। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू हुआ सियासी संकट अब गुजरात के सूरत, असम के गुवाहाटी होता हुआ अब नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि यहां बागी विधायकों को राहत मिली है। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना में जारी खींचतान के बीच गतिविधियां तेज करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त खलबली मची हुई है। महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है। इस राजनीतिक संकट के पीछे कोई और नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के सबसे करीबियों में से एकनाथ शिंदे है। पूरे सियासी खेल में बीजेपी की वेट एंड वॉच की नीति खूब चर्चा में है। और महाराष्ट्र बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बीजेपी को अभी बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। हम MVA की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास नंबर नहीं है। हमने कल भी स्पष्ट किया था, आने वाले दिनों में भी हम इसकी आवश्यकता यदि होगी तो इसे ध्यान में रखते हुए कोर टीम की एक और बैठक करेंगे। हम विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे। अभी हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। कहने को तो बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, लेकिन भीतर खाने में ये भी चर्चा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को साथ लेकर सरकार बना सकती है। अंदर खाने में ऐसी भी बातचीत चल रही है कि शिंदे और बीजेपी कैंप में सरकार बनाने की शर्तों पर विचार विमर्श हो रहा है। वहीं सारी अटकलों के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से फडणवीस अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी फडणवीस ने पार्टी के कई नेताओं ने सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या हासिल करने के वास्ते संवैधानिक प्रावधानों पर लंबे समय तक चर्चा की। तो आपको बता दें कि मुंबई के से ये जो शुरू हुआ सियासी संकट है, पहले गुजरात के सूरत, असम के गुवाहाटी होता हुआ अब नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि यहां बागी विधायकों को राहत मिली है। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना में जारी खींचतान के बीच गतिविधियां तेज करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त खलबली मची हुई है। महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है और इस राजनीतिक संकट के पीछे कोई और नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के सबसे करीबियों में से एकनाथ शिंदे है। पूरे सियासी खेल में बीजेपी की वेट एंड वॉच की नीति जो है खूब चर्चा में है। और महाराष्ट्र बीजेपी नेता सुधीर ने ऐसा कहा है कि बीजेपी अभी बहुमत साबित करने की उसे जरूरत नहीं है। तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका इन तीनों मेहमानों से परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अमलेंदर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार RB उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार से पहला प्रश्न अपना ले लेती हूँ। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का सियासी संकट पहले तो सूरत पहुंचा, उसके बाद वो गुवाहाटी पहुंचा और अब जाकर दिल्ली पहुंच चुका है। सर, क्या लग रहा है, फ्लोर पर किसका जोर नजर आ रहा है? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। हाँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरह सामने आए उससे लगता है कि वो पूरी तरह एश्योर्ड होने के बाद, पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद, चाहे वो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं या संख्या बल है, और वैसे भी अभी तक जो एकनाथ शिंदे के विजुअल्स आ रहे हैं उनसे पता लगता है कि वो 39 और 10-11 और 50 MLA के करीब उनके पास। लेकिन बात वही अटकेगी कि फ्लोर सरफेस पर कौन अपना बहुमत सिद्ध करता है। क्यों? शिवसेना भी कह रही है कि 20 बागी विधायक हमारे संपर्क में। अगर वो सही कह रहे हैं तो स्थिति पलट सकती, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज,
मीडिया के सामने आना और ये कहना कि हम बॉम्बे आ रहे, तो लगता है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जो भी एमएलए उनके साथ है, उनके साथ पर उन्हें पूरा भरोसा है। और अगर ये संख्या बल जो उनके साथ इस समय वर्तमान समय में है ये बरकरार रहता है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। देखिए, जो भी एमएलए हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे वो बागी विधायक हैं, सत्ता के साथ जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है बाजी पलट सकती है, शिवसेना या महाअघाड़ी सरकार बना सकती है, तो वो उसके साथ चले जाएंगे। और उन्हें जरा भी ये लगता है कि महाविकास आघाड़ी संकट में है, कुछ नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ जाएं और सरकार में, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें। अब बात वही फ्लो टेस्ट पर आकर क्लियर होगी, चाहे वो संविधान है, चाहे वो कोर्ट है, सारी प्रक्रियाओं का अंत फ्लो टेस्ट पर ही। फ्लो टेस्ट जब होगा तो उद्धव या शिवसेना सामने होगी, उसमें से कितने बागी विधायक सामना कर पाएंगे या टूट जाएंगे, वापस शिवसेना में चले जाएंगे। इसके बाद भी ये एपिसोड यही नहीं रुकेगा। अगर सरकार बन जाती है, बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो शिवसेना पर भी दावा करें और वो कहेंगे कि भी अगली शिवसेना या असली शिवसेना हम हैं, संख्या बल उनके साथ होगा। तो मैं समझता हूं परिस्थितियां उद्धव ठाकरे के लिए विषम हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैं फिर भी लेकिन कह रहा हूं, शरद पवार का कहना कि भाई सरकार के पास बहुमत है और मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा। उधर दबी जबान से शिवसेना भी कह रही है कि 20 विधायक हमारे साथ हैं, हमारे संपर्क में। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा कि भाई आप उनके नाम बताएं जो आपके साथ हैं या आपके संपर्क में। तो अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर क्लियर नेता फ्लो टेस्ट पर ही होगी। जिस दिन परीक्षण होगा उसी दिन कौन अपना संख्या बल साबित कर पाएगा। और देखिए, जो दल बदल में जा रहा है, कहना बहुत अच्छा है कि देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए। दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि सबकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है। बीजेपी से जो खबरें आ रही हैं कि भी 14 मंत्री एकनाथ शिंदे गुप्ते होंगे और मान लीजिए 39 विधायक उनके साथ हैं या 40 विधायक हैं, उसमें से 14 बनेंगे, 26 तो मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो फिर वही स्थितियां, परिस्थितियां विषम रहेंगी कि कब कौन किधर चला जाए और सरकार स्थिर या अस्थिर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। चलिए आरबी उपाध्याय जी, जरा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे रुक कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सुना, सर एक छोटा सा कमेंट आपका ले लेंगे यहाँ पर। जी निशा जी, बिल्कुल जो स्थिति है आज की तारीख में, वो बिल्कुल जो है ना एकनाथ शिंदे के पक्ष में चली गई है। क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना आज की तारीख में खत्म है। तो ना तो उनके पास संख्या बल है और राजनीति में सबसे बड़ा संख्या बल का ही खेल है। जहां अंकगणित है वही सत्ता है। तो आज उद्धव ठाकरे से अंकगणित खिसक चुका है, जिस तरह की उनकी नीतियां रही हो। आज उन्होंने, शिंदे जी ने कहा भी है पत्रकारों से गुवाहाटी में कि हमको बाला साहब ठाकरे की जो आदर्श थे, जो उनका हिंदुत्व था, हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम तो शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये तो उद्धव ठाकरे की थी कि वो शिवसेना के जो आदर्श थे, जो हिंदुत्व था, उसको छोड़ के और वो ऐसे लोगों के साथ चले गए थे, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने कंधा मिला लिया था कि जिनका हिंदुत्व से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है, जिन्हें राष्ट्रवाद लेना देना नहीं है। तो ये आज के जो सिर्फ सैनिक है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आप उद्धव ठाकरे ने जो है ना समझौता कर लिया, अगर ये नहीं, इन्होंने अपने दिल से नहीं किया था। ठीक है, कुछ मजबूरियां होती, कुछ कारण होते जिससे 2.5 साल उन्होंने उनके साथ निकाले, मगर बहुत मजबूरी में खुद बता रहे कि अपने मजबूरी में निकाले, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब उनके पास रास्ता बना तो वो छोड़ के आ गए। तो वो शिंदे जी बिल्कुल अब सरकार बना रहे और हमें अगर मौका मिलेगा तो हम वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है तो बिल्कुल सरकार बनाएंगे। जो राजनीतिक पार्टी है तो सरकार बनाने की सत्ता के लिए हम आए हैं, तो बिल्कुल अगर ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर हम सरकार बनाएंगे और वहाँ सरकार बहुत अच्छी चलाएंगे। क्योंकि वैसे भी सत्ता सही पूछो तो हिंदुत्व के नाम से महाराष्ट्र में मिली थी, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को सत्ता मिली थी। तो ये तो उद्धव ने जो है ना बीच में, वो कहते हैं ना कि मिठाई में खटाई ना, दूध में नींबू निचोड़ देना, ये तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे है, उन्होंने किया था। तो दूध में नींबू निचोड़ने वाला काम तो उद्धव ने किया था, जनता ने नहीं किया है। जनता ने तो सत्ता बीजेपी और शिवसेना को ही दी थी, इसी गठबंधन को दी थी, मगर उन्हें बीच में कुछ लालच ऐसे पैदा हो गए तो वो हिंदुत्व को ही भूल गए, बाला साहब के आदर्श को ही भूल गए और ऐसी जगह बैठ गए जहाँ हिंदुत्व को कभी मान्यता होती ही नहीं है, जो हिंदुत्व को लेकर चलते ही नहीं है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ हरदम जुड़े रहते हैं। तो निशा जी ये सब एक बातें हैं, इसी वजह से सारे संचालक परेशान थे और वो इनका साथ छोड़ के इधर दूर चले गए। अब देखने वाली समस्या यहाँ पर ये होगी, जैसे हमारे उपाध्याय जी अभी कह रहे थे, बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है, बड़ा अच्छी तरह विश्लेषण करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस सेना के स्वामित्व पे जो है ना असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि जब आप सेना के अगर स्वामित्व अपना अगर आप वो करेंगे कि हम सेना हम के मालिक असली हम है, तो आपको जो है ना गणित भी दिखाना पड़ेगा कि गणित का अंक आपके पास कितना है, वो आज की तारीख में उद्धव के पास है नहीं। तो इसलिए उद्धव के हाथ से दोनों ही चीजें जाएंगी, सेना का जो सिंबल है वो भी जाएगा और सत्ता तो गई गई है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि माया में दोनों गए, माया मिली न राम, तो वो वाली है कि आज इनके हाथ से दोनों चीजें जा रही है। इन्होंने हिंदुत्व क्या छोड़ा, अपने आदर्श क्या छोड़े। तो कहते हैं ना कि जो बाप के अंगुली पकड़ के अगर चलना सीखता है तो उसी रास्ते पे चलना चाहिए। जो बाप को अपने बाप के आदर्शों को, बाप को जो नकार देता है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। आज उद्धव ठाकरे के साथ वही हुआ है कि उन्होंने अपने जो आदमी बाला साहब ठाकरे थे, उनके आदर्शों को जिस तरह से कुचला है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और महाराष्ट्र की जनता आज बहुत खुश है नीता जी, बहुत खुश है। वो कह रहे कि अब मुझे सही सरकार लग रहा है कि सही है, जो सरकार जिसको हमने चुना था वो आएगी। अभी तक तो जो महाराष्ट्र में सरकार थी जो देख ही रहे थे आप, कहीं 2-3 साथियों को पीट के मार दिया गया, सरकार मौ बंद करके रही। सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, सरकार का पुलिस का कमिश्नर वो जेल में है। तो वो हालत क्या हो रही थी? रीता सहलियान का होटल में मर्डर हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई। सुशत राजपूत का मर्डर हुआ, उस पर FIR नहीं करने को तैयार थे, वो तो बिहार सरकार से जो है ना FIR हुई, ज्ञात हुई। तो ये क्या कर रहे थे? ड्रग्स वहाँ किस तरह से पनपा है ये आपने देख ही लिया कि अभी ड्रग्स जो कभी तक खर्च था उसने कितने नाम बाहर निकाले थे, कितने लोगों को खोज खोज के लाया था। तो ये सरकार क्या कर रही थी? चलिए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सर थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमलेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा भूचाल आ चुका है सर, सूरत चले गई है बात, उसके बाद गुवाहाटी चली गई है, उसके बाद अब ये दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है सर? नींद में है, कोई स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक कांग्रेस का। सर, कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक है, वो एक साथ है, हमारे ऑब्जर्वर हैं महाराष्ट्र के कमलनाथ जी, वो पहुंच के सारे विधायकों की मीटिंग ले चुके हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ी है।
और उनके हर दुख दर्द में कांग्रेस पार्टी साथ में। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कुछ बातें कही, मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ। बहुत ही हास्यास्पद लगता है इनके मुंह से आदर्शों की बात सुनना। इन्होंने अभी बात कही कि कैसे अपने पिता के लेके साथ चलने वाली पार्टी बनना चाहिए था उद्धव ठाकरे जी को। कहाँ है अडवाणी जी? ये जवाब दे पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक गुरु थे वो, कहाँ है अडवाणी जी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है और इस समय वो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग को उतारू है। कैसे भी साम दाम दंड बेच के उसको सरकार चाहिए, चाहे विराट खरीदने पड़े। अच्छी बात है, ना आए तो उनको ईडी सीबीआई इन चीजों से डरा के लाइए। सब जानते हैं जो सैनिक असली सैनिक थे वो एक ग्राउंड लेवल से उठ के गए थे, लेकिन जो एकनाथ शिंदे जी जैसे लोग हैं उन लोगों ने सिर्फ साली कमाई से अपना पैसा बढ़ाया और ईडी के डर से आज भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र हमेशा शक के संदेह के घेरे में रहा है। आप देख लीजिए पूर्व में कई ऐसे प्रदेश है, अरुणाचल रहा है, चाहे उत्तराखंड रहा है, बहुत सारे प्रदेश ऐसे रहे हैं। कर्नाटका ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, इन्होंने सिर्फ तोड़ मरोड़ की राजनीति की है। और रही बात हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व आप बताइए? क्या प्रेम कर सकते हैं? हिंदुत्व क्या है? बिल्कुल सभी की रक्षा करना हिंदुत्व है। और जो साधु के मारे जाने की बात कह रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी शामिल था। रही बात प्रताप सिंह राजपूत की जो सुसाइड था उसमें क्या आया निकल के, आप बताइए? जांच हुई बाकायदा, केंद्र सरकार की एजेंसी ने जांच की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तोड़ मरोड़ की राजनीति करती है। कैसे भी इनको सत्ता चाहिए। सबसे भदौरिया जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लगे जा रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि ईडी के डर से बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भदौरिया जी, ईडी का डर किसको लग रहा है? अगर आप गलत नहीं हो तो ईडी से आपको डरने का किस लिए? आज अगर आप एक भी सत्ताधारी पार्टी के मुखिया को ईडी की नोटिस बताइए तो विपक्ष के नेताओं की नोटिस आती है। अच्छा अमरिंदर सिंह त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोलिए। बोलोगे, हम बोलोगे, जनता समझेगी नहीं। ईडी का डर अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, राहुल गांधी कोई नए तो नहीं है, उस पार्टी के मुखिया है जो 70 साल से देश में राज कर रही थी। और आज अगर ईडी उनसे कुछ पूछ रही है तो वो पूरी कांग्रेस को लाके दिल्ली में बिठा देते हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में आके बैठ जाते हैं। और ईडी एक सुरक्षा एजेंसी है, सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। आप उसको आंखें दिखा रहे हो तो आप तो कहीं गलत हो ही नहीं, तो आप जवाब दीजिए ना, तो सवाल पूछने दीजिए, काय कर रहे हैं आपको? मगर डर तो ये है कि आपने लूट करी है, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप जेल पे हैं और अब आपको डर लगने लगा है कि जेल में जाएंगे, तो इसलिए आप बौखलाहट है आपके अंदर। ईडी एक सुरक्षित एजेंसी है, किसी के दबाव में नहीं होती है, इंडिपेंडेंट है, सरकारी एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। अब ये एक और चीज समझा दूं हमारे कांग्रेस के मित्र को, तो आपकी जब सरकार थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पहले का तोता है, मगर हमारे टाइम में नहीं कहा गया, ये तुम्हारे टाइम में जरूर कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है किसके टाइम कौन सी एजेंसी को किस तरह यूज किया जाता था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को झूठे केस में आपने इतने सालों फंसा के रखा, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया है और तुम्हारे ऊपर जो है ना इतनी फटकार लगाई है। और वो कौन है आपकी, देख लो, आज वो जेल में है। तो झूठा नरेटिव चलाओगे तो एक दिन सामने जरूर आएगा। उससे तुमने देश का करोड़ों रुपए, उस नरेटिव को जिंदा रखने के लिए देश का करोड़ों रुपए बर्बाद किया, फिर भी आज कोर्ट ने उसको लाके बाहर खड़ा कर दिया कि देखिए इस नरेटिव को आप किस तरह से जिंदा करे थे। तो तुम्हारा कांग्रेस का कितना चेहरा काला है वो सारी दुनिया जानती है। इसीलिए तो इस देश का 70 साल राज करने के बाद आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत इतने साल सत्ता में रहने के बाद। दुनिया जानते गुजरात दंगे का सच क्या है, लेकिन सत्ता के दम पर सिर्फ उसको छिपाया जा रहा है। जब केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, सारी एजेंसियां आपके कहे कार्य कर रही, तो सिर्फ और सिर्फ उनके कहने से छूट दी जा रही है। लेकिन एक याद है कि सत्ता जब बदलेगी इसका पूरा सामने निकल कर आएगा। देखिए इस तरिके से झगड़ा मत कीजिए। देखिए सर, बदलने का कार्य करती है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए क्या है, इनके जो आका है, जो केंद्र की सरकार चाह रहे हैं, अंबानी जी, जो इनकी हर एक नीतियों का फैसला लेते हैं कि जो भाजपा जो मोदी की करण वो क्या करेगी, इसका फैसला सिर्फ अंबानी के घर से आता है। इनको डर था
कि कहीं पे उनके कुछ साथ ना आए, कुछ आस ना आए। अरे हमारे तो अंबानी के घर से आता है, आपका तो इटली से आता था, सरकार आपका इटली से आता था, करोती बाबा यहाँ पे फैसला करते थे। आज होना चाहिए त्रिपाठी जी को करोती बोलने बाबा दीजिए। यहाँ बैठ के फैसला करते थे। भदौरिया जी, त्रिपाठी जी को एक बात अपनी बात रखने दीजिए। भदौरिया जी, देश के बाहर के लोग तो नहीं है, विधायक देश के बाहर के लोग नहीं है, हमारे देश के ही लोग हैं। अगर आगामी आगामी है तो हमारे देश के ही पूंजीपति। एक बात बताऊं आपको, आगामी ने 60 लाख करोड़ रुपए अभी जगत सिंह पे देश को समर्पित कर दिए कि देश के लिए विकास के लिए। करोती बाबा ने कितने किए थे बताइए? राहुल गांधी ने 70 साल, कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, कितना दिया बताइए? एक चीज कहना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मगर करके दिखाइए। इस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटा है ना, अभी तक कोई नहीं लूटा होगा। राहुल गांधी की कई अरबों की, कई खरबों की जायदाद विदेशों में है, वो भी जांच होगी, चिंता मत करो, बचो भी नहीं, उसकी भी जांच होगी, वो भी लगी है जांच एजेंसियां, सब वो भेज के लाएगी, पता चलेगा। और देश पूरा देख रहा है कि कांग्रेस की क्या है, तभी तो आती है। आज कांग्रेस हाथियों से क्यों है? बेची जा रही सस्ते भाव में। भदौरिया जी, आपसे दो सवाल, एक मिनट, उनका रिएक्शन भी सुन लेते हैं। आपने जिस तरीके से बोला है, आप उनका रिएक्शन भी एक बार सुन लेते हैं। जी त्रिपाठी जी, बोलिए। बिल्कुल, आप बताइए कि रात को 12 बजे जिससे विधायक वहाँ पे गए, वो हेलीकॉप्टर किसका था और क्या क्या आया? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए भदौरिया जी, एक मिनट, अभी आपकी बात सुनिए। भदौरिया जी एक मिनट, अभी त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। ठीक है। भदौरिया जी, आप नहीं, जी बिल्कुल। भदौरिया जी एक मिनट, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। भदौरिया जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी बोलिए। इनको समझा, कांग्रेसियों को समझा के बैठाइए करके, क्योंकि हरदम बीच में दो लाते हैं। तो मैं इनके समय में नहीं बोल रहा हूँ, तो ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, ठीक है। कारण क्या है? चलिए, आप दोनों इतना भी इनको अकल नहीं है कि डिबेट पर कैसे बैठा जाता है, कैसे बात करी जाती है। ठीक है। भदौरिया जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार का, वो भी हमारे साथ बने हुए लगातार। सर, जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली गए हैं और इस बीच वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, तो सर क्या ये कहा जा सकता है कि पलट जाएगी बाजी और बीजेपी को मिलेगी सत्ता की चाबी, ये बोला जा सकता है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा निशा, और मैं फिर यही कहूंगा कि अभी ये कहना जल्दबाजी। हाँ, देवेंद्र फडणवीस गए हैं दिल्ली और अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, बहुत सारे लीडर से मुलाकात करेंगे और उनको वो गणित बताएंगे कि कौन सा गणित है जिससे बीजेपी सरकार बना रही। लेकिन एक गणित बताना, कैलकुलेशन करना, और दूसरा फ्लोर पर बहुमत साबित करना, दोनों में फर्क है। अपने आप को प्रूव करना होगा, संख्या बल दिखाना होगा, और वो विधानसभा में सत्र आउट करके फ्लोर टेस्ट पर आना होगा, चाहे वो महाविकास आघाड़ी है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अभी बात हो रही थी भ्रष्टाचार की। देखिए, भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस ने 70 साल लूटा, तो कांग्रेस को भी जनता ने चुन के भेजा था। 70 साल अगर कांग्रेस सत्ता में थी तो जनता द्वारा भी चुना गया था उन्हें। बीजेपी को भी जनता ने चुना है। दिक्कत यहाँ होती है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे मित्र बीजेपी के बता रहे थे, 8 साल हो गए, कितने करोड़ की रिकवरी हुई, जबकि बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है निशा, ये पेन चोरी होता है, एफआईआर लिखी जाती है और पुलिस पेन रिकवर करती है, और ये पेन स्टेट प्रॉपर्टी होता है। कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है कि ये पेन चोरी किया गया और ये अमुक शख्स से बरामद हुआ है, इसलिए इसको दंड मिले। लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की बात होती है, हजारों हजार करोड़ रुपए लूटे हैं, लेकिन बरामद कुछ नहीं होता। कैसे माना जाए? और राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक है। मैं क्यों कहता हूं? करोड़ों रुपए में टिकट बिकते हैं,
करोड़ों रुपए में खरीदे जाते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन के ऊपर खर्च होते हैं, कहाँ से आते हैं? राजनीतिक सुस्ता की बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहती। सब मना कर देंगे भी हम आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो राजनीतिक सुस्ता और सिद्धांत टीवी डिबेटों में अच्छे लगते हैं, किताबों में अच्छे लगते हैं। राजनीति का जिस तरीके से पतन हो रहा है, उससे राजनीति की जो विश्वसनीयता है वो भी कहीं खतरे में। और मैं नहीं कहता हूं, ये संसद में कहा गया, संसद के पटल से बोला गया कि हम लोगों का जो विश्वास है वो जनता में हमारी साथ खींच रहे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता का हम रुख कर लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो अभी थोड़ी देर पहले उनका एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना में के पास जाऊंगा, ऐसा उनका कहना है। तो क्या अगर शिवसेना के पास एकनाथ शिंदे आ जाएंगे तो क्या बैठकर कांग्रेस की आप ताली बजाएगी जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे? सर, आप तक आवाज मिल पा रही है हमारी? त्रिपाठी जी, तो जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई से जो ये शुरू हुआ सियासी संकट जो शुरू हुआ, वो गुजरात के सूरत और फिर असम के गुवाहाटी होता हुआ अब नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। और हालांकि यहां बागी विधायकों को आपको बता दें कि काफी राहत मिली है। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है तलब किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना में जारी खींचतान के बीच गतिविधियां तेज करती नजर आ रही है। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बता दें कि जबरदस्त खलबली मची हुई है और महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है। और इस राजनीतिक संकट के पीछे कोई और नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के सबसे करीबियों में से एक एकनाथ शिंदे इसमें शामिल है। पूरे सियासी खेल में बीजेपी की स्थिति वेट एंड वॉच की बनी हुई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि बीजेपी को अभी बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। हम MVA की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास नंबर नहीं है। हमने कल भी स्पष्ट कहा था कि आने वाले दिन में हम इसकी आवश्यकता यदि होगी तो इसे ध्यान में रखते हुए कोर टीम की एक बैठक करेंगे और हम विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे। अभी हम वेट एंड वॉच मूड पर हैं। कहने को तो बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, लेकिन भीतर खाने में ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को साथ लेकर सरकार बना सकती है। अंदर खाने में ऐसी भी बातचीत चल रही है जहां पर आपको बता दें कि शिंदे और बीजेपी कैंप में सरकार बनाने की शर्तों पर विचार विमर्श हो रहा है। और वहीं सारी अटकलों के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में फडणवीस अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कुछ ही देर में अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी फडणवीस ने पार्टी के कई नेताओं ने सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या हासिल करने के वास्ते संवैधानिक प्रावधानों पर लंबे समय तक जो है चर्चा की। तो इस मुद्दे पर तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और सीधे रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता त्रिपाठी जी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का थोड़ी देर पहले एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं शिवसेना में वापस आ जाऊंगा, अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या कांग्रेस बैठकर ताली बजाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे पार्टी की जो शिवसेना की अपने उनके अंदर का संविधान है पार्टी का करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गद्दारों का पार्टी में कोई कार्य नहीं है जो सिर्फ अपने हित के लिए, अपनी बचाव के लिए पार्टी छोड़ दे या उनकी सौदेबाजी करना शुरू कर दे। ऐसे लोग महाविकास जो अघाड़ी गठबंधन है उसके लिए वाकई में खतरा है। और कांग्रेस पार्टी बाकायदा उनसे मांग करेगी उद्धव ठाकरे से कि अपनी पार्टी के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे ताकि ये भविष्य में लोगों की निशानी बन सके। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आप बता दीजिए कि ऐसे बात करें। बिल्कुल, आपको उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दूसरे से जो हमारे प्रश्न थे उनका जवाब दीजिए कि पहली बात की जो जिस हेलीकॉप्टर में वो लोग गए थे वो किसका था। दूसरा, अभी हमारे जो पत्रकार साथी उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कितने % रिकवरी हुई। दर्जनों व्यापारी भाग के गए भारत से, करोड़ों रुपया लेके गए भारत का, कितने % रिकवरी हुई? क्या एक भी भारत में आया? क्या मोदी जी ने उनके साथ क्या किया? इसका जवाब दिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में क्यों जाते हैं वो, क्या उनको वहीं सुरक्षा मिलती है? जो वहाँ होटल का करोड़ों का खर्चा आ रहा है वो कौन दे रहा है?
ये न्याय की बात कर रहे थे, ये सत्य की बात कर रहे थे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास शायद ही इन चीजों का जवाब है। भदौरिया जी, आपसे एक सवाल है, कमेंट बताइए आपका ले लेते हैं। प्रवक्ता जी। भदौरिया जी, है जी। हेलो। हाँ, भदौरिया जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। एक कमेंट जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा है, जिस तरीके से आप पर आरोप लगाए गए हैं, तो एक कमेंट आपका ले लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, जैसे लोगों ने कहा कि जो से हेलीकॉप्टर में गए, हेलीकॉप्टर में नहीं गए थे तो हवाई जहाज में गए। ये भी इन्हें साथ ये भी जानकारी नहीं। हेलीकॉप्टर में 3 या 4 लोग बैठ सकते, आर्मी के होते उनमें जरूर 10, 12, 15 लोग भी बैठ जाते, मगर ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऐसे कोई नहीं होते जिसमें 4-5 से ज्यादा लोग बैठ जाए। तो जहाँ 40 आदमी जाएंगे वहाँ हेलीकॉप्टर में आप जानकारी कर लीजिए। फिर आप बीच में बोलने लग गए। फिर आप बीच में बोलने लग गए। त्रिपाठी जी, आपको अभी बोलने का पूरा मौका दिया गया था, आप भदौरिया गलत जी को चीजों को बोलने इसको दीजिए। रोकना मेरा कार्य है। नहीं, देखिए, अभी उन्हें आप पहले बोल अपनी रहे थे, बात मैंने तो बड़े रखने प्यार से दीजिए सुना सर। था। आप एक त्रिपाठी बात जी, हमने उन्हें अपनी सुनी। बात रखने दीजिए, फिर आप आप जितनी अपना कमेंट बकवास कर दीजिए। रहे थे मैंने पूरी बकवास सुनी। अब उस बकवास का जवाब तो सुन लो, ठीक है ना? सुन तो लो। तो पहली बात तो ये, आपको यही पता नहीं कि हेलीकॉप्टर क्या होता है, हवाई जहाज क्या होता है, ठीक है ना? और फिर जो विधायक है, इतने दिन से 2.5 साल से विधायक है, मंत्री रह रहे, क्या वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो अपना आने जाने का किराया वहन कर सके, कहीं रह सके? और दूसरी बात, इसी के एवज में मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जब यहाँ से विदेशों में प्राइवेट जेट लेके जाते, उसका पैसा कहां से आता है? नाइट क्लबों में जाके घूमते, पूरा खर्चा उठाते, वो पैसा कहां से आता है? कौन सी इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहां से इनको अर्निंग हो रही है? इसका भी थोड़ा जवाब दे दे। अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में किया था, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए थे, पूरी कांग्रेस दिल्ली में बुला ली थी, और करोड़ों का, अरबों का खर्चा आया होगा। ये पैसा कहां से आएगा, बता दीजिए थोड़ा। हम तो एक एक हिसाब दे देंगे, ठीक है ना? और आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर बेल पे हैं, तो कोर्ट ने कुछ देखा होगा, तभी तो बेल पे हैं, कि कुछ भी नहीं किया इसलिए बेल पे हैं। और अब ईडी अगर सवाल पूछ रही है तो क्यों भाग रहे डर के? जवाब दो ना। चलो आप इसका जवाब दे दो, फिर मैं आपके और भी जो सवाल होंगे पूरे जवाब दूंगा। बिल्कुल, आपका जवाब दूंगा। आपने ईडी की बात कही, सर्वप्रथम में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि आप ईडी की जो कार्रवाई उसको लाइव करिए, सच्चाई पता चल जाती कि ईडी वहां पे क्या पूछ रही है। क्या सरकार के दबाव में ईडी सिर्फ उनको बुला के बिठाती है या वाकई में प्रश्न पूछती है, ये भी सच खुल जाता। और रही बात, आपने अभी जो विधायक, अगर एक विधायक 2.5 साल का वो बहन कर सकता है, तो क्या राहुल जी नहीं बहन कर पा रहे, जिनके परिवार में 2-3 मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं, 70 साल से आप बता रहे हो सत्ता में रहे हैं, क्या वो नहीं बहन कर सकते? आप पहले जानकारी कर लीजिएगा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर भी गए, और किसके गए? मैंने पूछा उनका मालिक कौन था, ये नहीं पूछा तो बैन कर सकते हैं नहीं। बिल्कुल विधायक है, कर सकते हैं। विधायक की कितनी तनख्वाह होती है आप बताइए, मंत्री रहे? जब लूट खसोट की सरकार होगी तो यही होगा। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ लूट और खसोट होती है। चाहे युद्रप्पा जी का नाम ले लीजिए, भ्रष्टाचार में थे, बाकायदा आज भाजपा में है। सिंधिया जी पे आरोप लग रहे थे, आज भाजपा में बाकायदा अच्छे से हैं। हार्दिक पटेल पे बहुत सारे मुकदमे थे, जमानत पे चल रहे थे, भाजपा पे गए, तुरंत बहुत मुकदमे आधे से ज्यादा हट गए। ऐसे बहुत सारे। और भाजपा के आज भी लगभग 97-98 सांसदों पे मुकदमे चल रहे हैं, जो आपराधिक किस्म के मुकदमे हैं। क्या उन पे कोई कार्रवाई हो रही? एक भाजपा के नेता आप बता दीजिए जिसपे आज तक ईडी का नोटिस भी गया हो। चाहे संजय राउत हो, विपक्ष के नेता, चाहे लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे सोनिया गांधी, इनके पास ही ईडी का नोटिस क्यों जाता है? क्या सत्ता पक्ष वाले इन चीजों में, क्या एक भी भाजपा का ऐसा नेता है जिसके पास ईडी का नोटिस गया है ताकि उसकी हम कार्यशैली पर प्रश्न न उठाएं? आप बताइए। भदौरिया जी, और वो भी लोग छोड़ के गए, चाहे गुजरात के हो, चाहे मोदी जी के मित्र हो, क्या उनपे रिकवरी कैसे होगी आप बताइए। बात महाराष्ट्र की चल रही थी, आप राहुल जी पे लेके पहुंच गए। बात शिवसेना की चलती है, आप कर्नाटका पहुंच जाते हैं। पहले आप इनका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, उनका ही आदत रही है कि इधर की बात उधर लेके जाना। बात चलती है अग्निवीर की, ले आते हैं शिवसेना को। चलिए एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं भदौरिया जी से। भदौरिया जी। बिल्कुल नेहा जी, इन्होंने जो भी कहा है पूरे बेबुनियाद, इनका कोई सवाल नहीं। सुरजेवाला की जो बात कर रहे थे, सुरजेवाला से बड़ा झूठा कोई नहीं है। 8 दिन तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाया है, और कैसे कैसे घोटाले में उसका नाम रहा है। वो सिवाय राहुल गांधी को खुश करने में लगा रहता है, इससे ज्यादा उसकी कोई पहचान नहीं है।
ये पहली बात। अब इन्होंने कहा कि कितना वसूल किया। ये जितने लोग पैसा लेके भगे, किसकी सरकार में इनको लोन दिया गया था? हमारी में तो नहीं दिया गया है। और नीरव मोदी ने क्या कहा, नहीं इसने जो किंग फ्रेशर का है उसने क्या कहा था कि हमें लोन देने के एवज में परसेंट लिया जाता था। विदेश में उसने पत्रकार वार्ता में कहा था। और आज उसकी सारी संपत्ति भारत सरकार ने सीज कर रखी है जनाब, और उसको भी हम बहुत जल्दी ले आएंगे। ठीक है ना? तो आप ध्यान, ये जो आपके कार्यकाल में लोन दिए गए और वो ठीकरा हमारे सर पे फोड़ते हो, भागे भी आपके पे भी है। जैसे हमारी सरकार आई है, एक एक करके सब निकल लिए हैं। आपकी सरकार में तो भारत में ही बैठ के वो ऐश कर रहे थे, तो उस सामने डर ही नहीं था कि उन्होंने तो कभी कमीशन दिया था सरकार को लोन के बदले में। उस टाइम तो लोन इसलिए दिया जाता था कि आप 5,000 करोड़ का लोन दिया, नहीं पटा पा रहे हो तो 10,000 का और ले लो, पिछला 5 पटा दो और 5 और बचेगा, उसमें 2.5 तुम रखो, 2.5 हमें। ये होता था यूपीए सरकार में। हमारी सरकार में एक भी बता दो कि जिसने लोन लिया है और वो बाहर भाग गया, एक सिंगल नाम बताओ। तुमने कहा कि बीजेपी के नेताओं पे लग रहा है, एक का नाम बताओ जो भ्रष्टाचार में हो, एक सिंगल नाम बताओ, एक सिंगल नाम बता। येदियुरप्पा मैं नाम ले रहा हूँ, आप बताइए। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं येदियुरप्पा जी, आप बताइए। देखिए मुद्दा कहाँ जा रहा है? इनके पास जब बोलने को कुछ नहीं होता, ये इधर उधर भागते हैं। और आपने कहा कि और आपने कहा कि चलिए भदौरिया जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार भदौरिया जी। दुनिया जानती है भदौरिया जी रियल एस्टेट में उन्होंने कितना किया था, डीएलएफ में कितना बड़ा घोटाला किया था। मुद्दा भटक रहा है। 40 लाख की जमीन 47 करोड़ में बिकी और 40 लाख भी डीएलएफ ने दिया। चलिए भदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। भदौरिया जी, ये कौन सा खेल था? भदौरिया जी एक मिनट, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए प्लान बी की, अगर बात की जाए तो प्लान बी ही वो ऐसा प्लान था जिससे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी। और अब सेम बीजेपी जो प्लान बी को लेकर अब सेम ही स्ट्रेटेजी जो बीजेपी की है वो महाराष्ट्र में हो रही है। सर, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात होती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना घर संभाल के रखे। कांग्रेस भी अपना घर नहीं संभाल पाई और यहाँ भी शिवसेना का बहुत बड़ा फेलियर। इतने विधायक चले जाते हैं, मंत्री चले जाते हैं और उनको सुरक्षा मिली होती है, राज्य सरकार सुरक्षा देती है, गार्ड होते हैं, उसके बावजूद कैसे भनक नहीं लगी शिवसेना को? 1 2 नहीं 40 विधायक मंत्री सूरत चले जाते हैं, वहां से गुवाहाटी चले। कहीं ना कहीं फेलियर। देखिए, पहले हम अपना घर संभाला है और विधायकों का जो शिकवा और शिकायत है वो क्या है कि उद्धव ठाकरे नहीं मिलते थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के नेता जाके मिल लेते थे, लेकिन चुने हुए विधायक शिवसेना के उनसे नहीं मिल पाते थे, नॉट रीचेबल होता था फोन उनका। चलो उद्धव नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो आदित्य ठाकरे को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिलते थे, वो भी नॉट। धीरे धीरे विद्रोह पनपता रहा, लेकिन अभी भी मेरे गले नहीं उतरता है। इतना बड़ा विद्रोह हो गया और सरकार को भनक तक नहीं लगी। ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश की बात की। देखिए, जब किसी के घर में फूट होती है तो पड़ोसी तो उसका फायदा उठाएगा। हम 4 भाई आपस में लड़ेंगे और फिर हम ये कहें कि भी दूसरा फायदा उठा रहा है, तो दूसरा फायदा उठाने के लिए बैठा है। अगर शिवसेना अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को अगर एक साथ रखती तो बीजेपी को कहाँ चांस मिल जाता? कोई चांस नहीं मिल सकता था। कहीं ना कहीं अपने घर को दुरुस्त करना हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है। तो चलिए, जिस तरीके से आपने अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सुना, सर दोनों से आप बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने अभी आरबी उपाध्याय जी को सुना है, एक कमेंट। पहले भदौरिया जी, आप। निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व का एक मुद्दा था, जो जिससे बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन रखा था 25 साल तक, उससे वो जो हट गए तो हमारी रास्ते अलग हो गए। पहली बात। फिर जब उन्होंने सरकार बना भी ली तो वो सरकार
उन्होंने इस तरह की बनाई कि जो अपने हिंदुत्व को छोड़ के उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया जाए। तो वो जो साथ में जो विधायक गए थे, वो जरूरी नहीं था कि वो उनसे सहमत थे, वो उनकी मजबूरियां थी, इसलिए वो इनसे अलग हो गए। तो इसमें अगर किसी की गलती हो तो सिवाय उद्धव ठाकरे की है, किसी और की गलती नहीं है। मैं कहूँ कि कांग्रेस और एनसीपी वो तो चाह ही रहे थे कि हमें कैसे भी महाराष्ट्र में पैर रखने की जगह मिले, क्योंकि उनको जनता ने नकार दिया था, 50-55 सीटों पे सबको समेट दिया था। सबसे बड़ी लार्ज पार्टी तो वहां हम थे, सत्ता तो हमारे गठबंधन को दी थी। मगर जिस तरह से उन्होंने जोड़ तोड़ करके और जनता का जो जनादेश था उसका जो दुरुपयोग किया, उससे जनता भी खुश नहीं थी और ये जो देश के जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्व जो समर्थक विधायक थे वो भी खुश नहीं थे। तो ये तो होना ही था। जब एक बेमेल कोई जोड़ी मिलती है ना, तो उसका अर्थ यही होता है। जो शिवसेना ने मिलाई थी, क्योंकि शिवसेना की जोड़ी बेमेल कहते हैं ना, बेमेल जो इसका मेल ही नहीं आपको कहता, तो बेमेल लंबा नहीं चलता है, थोड़े दिन चलता है। वो भी बड़ा समझौता कर करा के, तो थोड़े दिन समझौता कर करा के चला, लास्ट में वो खत्म होना ही था। तो उद्धव गिर सकते हैं नीचे सत्ता के लालच में, तो उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना था, मगर बाकी जो विधायक थे वो नहीं कर सकते थे, वो अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते थे, वो अपनी जो विचारधारा थे उसको नहीं बदल सकते थे, तो उन्होंने शो कर दिया। और आज भी एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं कि हम तो बाला साहब की शिवसेना के आज भी आगे बढ़ा रहे, उनके आदर्शों पे आज भी चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे तो आज भी वही कह रहे हैं कि हम तो बाला साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं। अगर उनके आदर्शों से कोई हटा है तो उद्धव ठाकरे हटे और उनके जो चहेते विधायक है वो हटे, उनके चहेते लोग हटे। इसमें अगर शिंदे जी को कहीं कोई गलत ठहराए तो मैं कहता हूँ फिर वो मानसी दिवालिया है, क्योंकि वो अपने हिंदुत्व से नहीं हटे, हिंदुत्व से जो हटा है वो गलत है। जी दया जी। चलिए एक छोटा कमेंट त्रिपाठी जी आपसे भी ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी एक मानसिक स्थिति का प्रमाण पत्र भी दे रहे थे लोगों को। चलिए अच्छा लगा, भाजपा वाले सर्टिफिकेट बहुत जल्दी देते हैं, कभी हिंदुत्व का तो कभी राष्ट्रवाद का, आज मानसिक स्थिति है उसका भी दे रहे थे। अच्छी बात है, पात्रा जी की जो प्रयोगशाला उसमें से निकल के आए हैं। रही बात महाराष्ट्र की, जो एकनाथ शिंदे की भदौरिया जी त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। तुमको एक विदेशी पाठशाला से निकले हो, देखिए भदौरिया जी तुम्हारे करेक्ट विदेशी है। भदौरिया जी त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। भदौरिया जी विदेश के ऊपर चल रहा है, हम कम से कम पात्रा के अगर प्रयोगशाला से है तो हिंदुस्तान के हैं और अच्छे लोगों से, विद्वान लोगों की सोच से, मगर आपकी सोच से पैदा हो, विदेशी सोच के पैदा हो, विदेशी सोच के, विदेशी मानसिकता के पीड़ित हो आप लोग। त्रिपाठी जी आप भदौरिया जी एक बात त्रिपाठी जी को सुन तो लीजिए। हिंदुस्तान का अभी भी घूम रही है कांग्रेस के नाम पे। त्रिपाठी जी, कोरोना काल में आपके विधायक खुद आपके जो मंत्री थे केंद्रीय, वो भदौरिया जी एक बार उन्हें सुन तो लीजिए। भदौरिया जी बदल नहीं पाए तो अपने आप को कहां से बदलोगे, आपका चरित्र कहां से बदलोगे? कांग्रेस पार्टी को किसने बनाया है? कांग्रेस ने। भदौरिया जी इस तरीके से आप लड़ेंगे तो डिबेट का क्या कंक्लूजन निकलेगा? भदौरिया जी एक बार बोलने दीजिए। भदौरिया जी त्रिपाठी जी को एक बार बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। भदौरिया जी सोनिया गांधी ने शादी के देखिए मुद्दे को मत भटकाइए। सोनिया देश की नागरिकता नहीं ली हो, वो देश के लिए क्या समर्पित रहेगी? त्रिपाठी जी बिल्कुल, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो हमें एक हिंदुत्व की बात करता है, बहुत अच्छा है, हास्यास्पद भी है। भारत के लोग भी यही जानना चाह रहे हैं शायद कि जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, जिसके पास स्कूटर रहा हो। देखिए आप मर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए, आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए सर। सर इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए सर। सर नहीं, इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग मत कीजिए सर प्लीज। आप अपनी बात रखिए, आप सभी को बात रखने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। त्रिपाठी जी पहले त्रिपाठी जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। भदौरिया जी अरे भदौरिया जी एक बात त्रिपाठी जी से कमेंट ले लेते हैं और इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए यहाँ पर, ये नेशनल चैनल है सर। आर्मी का सैनिक हूँ, मेरा डीएनए सही है, ये सेवा करके आया हूँ। आप बोलने दीजिए। भदौरिया जी एक बात सुन तो लीजिए। कभी
अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले हमें बोलने नहीं दे रहे, अब आप उन्हें उनकी बात ही नहीं सुन रहे। बोलिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। उससे उन्होंने सम्मान है, ये एक सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक चरित्र का विश्लेषण करते हैं कि कैसे हैं लोग ये। भदौरिया जी बोलने तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मुद्दा क्या चल रहा है, आप कहाँ राहुल गांधी पर पहुंच गए भदौरिया जी? 1 मिनट सुन तो लीजिए उन्हें। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए रुक जाइए जी। आरबी उपाध्याय जी 1 मिनट, अब 1 मिनट। आरबी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए, तू मैं और भाषा की मर्यादा, डिबेट में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम बैठे होते हैं तो भाषा की मर्यादा बिल्कुल रखते हैं। पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर करना वो ठीक नहीं, और ये भी ठीक नहीं है एक नाथ शिंदे पर कोई अगर उंगली उठाता है तो मानसिक दिवालिया हो जाएगा। यानी जो विधायक ईडी के रडार पर थे, ईडी के नोटिस पर थे, अब उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब वो गंगाजल की तरह पवित्र हैं क्योंकि बीजेपी के खेमे में चले जाएं, तो ये भी ठीक नहीं। देखिए, कौन क्या कर रहा है। आप ये कहते हैं कांग्रेस को बुराई करते हैं। कांग्रेस जनता द्वारा चुन के ही सत्ता में रही है, अपने आप सत्ता में नहीं रही, हम ये भूल जाते हैं। और उस शासन नेहरू जी को प्रधानमंत्री की तरीके चुना गया था, तो नेहरू जी को कितने वोट मिले थे? एक बार सुन तो लीजिए, आरबी जी को एक बार सुन लीजिए वोट मिले थे जब चुने गए थे तब? सर प्लीज। 9 वोट कैबिनेट लानी को मिले थे और 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। नेहरू को 0 मिला था। देखिए, प्रधानमंत्री बन गए थे, कैसे बन गए थे? नक्की देश की जनता ने दिए थे। कांग्रेस के देश की जनता ने नेहरू को नहीं चुना है। करेंगे। देश की जनता ने कतई नेहरू को नहीं पूछा। नेहरू को प्रधानमंत्री के लोग करवाया था। आप जानकारी कर लीजिए। नेहरू ने अच्छा ठीक है विभाजन करने के लिए ताकि प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी को लगा कि जिन्ना बनाया जा रहा है तो उन्होंने देश के 2 फाड़ कर दिए। एक बार सुन तो लीजिए वरिष्ठ पत्रकार जी क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुन तो लीजिए सर। आप बताइए सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार जी 1 मिनट रुक जाइए। वरिष्ठ पत्रकार जी मुखर्जी किसकी सरकार में मंत्रिमंडल? त्रिपाठी जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए त्रिपाठी जी, पहले आरबी जी को सुन लेते हैं जी सर। दूसरा था बेमेल जोड़। देखिए, बेमेल जोड़ राजनीति में कहाँ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ लेते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हो जाते हैं, और तो बीजेपी और पीडीपी मिलकर सत्ता बना लेते हैं। और तो नीतीश कुमार जी मन साझा नहीं करते थे, उनके साथ भी बिहार में सरकार है। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता प्रथम है उसके लिए, सिद्धांत सेकेंडरी हो जाते हैं। सिद्धांत बौने नजर आते हैं जब सत्ता की बात है। रहा काला धन, देखिए इस बैंकों में डबल हो गया है। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जिस काले धन की हम बात करते थे, तो स्विस बैंकों में मान लीजिए पहले 10 रुपए जमा थे, अब वो 20 रुपए हो गए हैं। कैसे हो गए? प्रश्न बहुत है। लेकिन राहुल गांधी के हैं उपाध्याय जी, राहुल गांधी का पैसा है पूरा स्विस बैंकों में। राहुल गांधी का उस पर जांच चल रही है, जांच चल रही है। राहुल गांधी का पैसा जांच चल रही है, आप चिंता मत करें, जांच चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने पूरा भर दिया वहाँ, और वो प्रियंका बड़े राय का पूरा पैसा है। मुद्दा क्या है, आकर राहुल गांधी पर टिक जा रहा है मुद्दा। बात महाराष्ट्र की चल रही है, मुद्दा राहुल गांधी पर आके टिक जा रहा है। इनका कुछ भी हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार, अब कुछ हो जाए तो राहुल जी जिम्मेदार। स्वयं 8 साल सत्ता में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, ना इनको कभी रोजगार पे बात करनी, ना ही कभी इनको हमने तो बात करनी, इतना आगे बढ़ा दिया है कि बात करनी है। और
और कांग्रेस के टाइम मनमोहन बुद्ध बने खड़े रहते थे। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट देख रहे थे, ट्रेड कर रहा है मीडिया पे कि पीछे से आके मोदी का हाथ पकड़ के खींच रहा है। और जब मनमोहन सिंह मिलने जाते थे तो खड़े रहते थे, कुर्सी भी नहीं मिलती थी। हमने सम्मान बढ़ाया, वो आपकी औकात नहीं भी बढ़ाने की कांग्रेस को। फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिठा दिया जाता था। मनमोहन जी की किताबों से लिखी रॉयल्टी लगभग 9 करोड़ रुपए भारत सरकार को मिलती है, लेकिन ये शायद ही भारतीय जनता पार्टी के कचरा जो पढ़ने वाले लोग बताइए, झूठ बोल रहे हैं, ड्राफ्ट कहाँ है जो मिलती है? कौन सा ड्राफ्ट दिखाइए, ये जो रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी का दिखाइए कहाँ है? 9 करोड़ के आसपास किताब दिखाइए ना, कहाँ है? दिखाइए ना, झूठ बोलिए। कांग्रेस का एक काम है, आइए झूठ बोलिए, झूठ बोलने के बाद आप रहिए और फिर कहते हैं कि हमें तो ईडी का डर, हमें ईडी का डर। अरे ईडी का जो डरते क्यों? सर मुद्दा भटक रहा है सर, बात क्या हो रही है? आप कहाँ ईडी? चोर नहीं होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, चोरी करोगे तो डर लगेगा। अच्छा चलिए भदौरिया जी, एक प्रश्न आप ही से ले लेते हैं। सर भदौरिया जी, डरना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। चलिए भदौरिया जी, जेल में भी जाओगे। एक प्रश्न भदौरिया जी आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की, अगर बात की जाए, ईडी की जानकारी की बाकायदा लाइव करने की बात कही गई थी। देखिए मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। सर भदौरिया जी आपसे एक प्रश्न है, जिस तरीके से अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए, वही चीजें आप लोग भी उन्हें ऑफर कर रहे हैं और वही चीज शिवसेना भी उन्हें ऑफर करी। शिवसेना ने तो यहाँ तक कि सीएम पद के लिए भी उन्हें ऑफर किया था। लेकिन ऐसा क्या खास है कि जो एकनाथ शिंदे हैं आपकी तरफ उनका रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या खास है आप में? आपने एकनाथ शिंदे के साथ सुने होंगे, सबसे उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व को लेकर चलना चाहता हूँ, बाला साहब की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कांग्रेस और एनसीपी में तो हिंदुत्व ही नहीं कही, वहां तो हिंदुत्व की बात ही नहीं होती है। तो इसलिए हमारा उनका तालमेल बैठता है कि हम भी हिंदुत्व को लेकर आगे चलने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। ये कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, पूछ लो तो कभी कांग्रेस ने हिंदुत्व की बात करी है क्या? तो जो उसमें जितने भी शिव सैनिक थे, जो बाला साहब के जो है ना बताए हुए मार्ग रास्ते पे चलने वाले थे, वो सब छोड़ के आ गए। आज भी वो अपना हिंदुत्व नहीं छोड़े। अगर छोड़ा है हिंदुत्व तो उन्होंने उधर से छोड़ा है, शिव सैनिकों ने थोड़ी छोड़ा है। तो जिन्होंने नहीं छोड़ा है जो उधम के साथ में है, वो उधम के साथ है। तो इसलिए हम भी एक हिंदू पार्टी है, हिंदुत्व को लेकर चलने वाले हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं। हमने कहा था प्रभु राम का मंदिर बनाएंगे तो हम लास्ट तक उसका प्रयास करते रहे, और यही कांग्रेस उसको कहती नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और फिर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था कि राजा राम का उद्यान बहुत बड़ा महल था, 1000 कमरे थे, 21 कमरे में राम पैदा हुए थे। इस तरह के शब्द कितने कांग्रेस नहीं तो कहते। तो ये क्या बात करेंगे हिंदुत्व की, जिनकी जो है ना नींव विदेशी पे रखी गई है, विदेशी संस्थाओं से जुड़ी हुई, जिनकी संचालका विदेशी हो, जिनकी पार्टी विदेश में बनाई हो। चलिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े और आपने हमारे साथ तमाम चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराष्ट्र के सियासी संकट की अगर बात की जाए, तो पहले आपने देखा होगा कि वो सूरत गया, उसके बाद गुवाहाटी पहुंचा और अब दिल्ली पहुंच चुका है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फ्लोर पर किसका जोर है। तो इस खास कार्यक्रम में मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।